जी दोस्तों, तो अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि आनुवांशिकता और जो परिवेश है किस तरीके से विकास को प्रभावित करते हैं। तो उसमें अपन ने आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने शुरू किया था परिवेशीय प्रभाव। उसमें अपन ने उदाहरण लिया था आनुवांशिकता में किस तरीके से विकास में किस तरीके से आनुवांशिकता और परिवेश का योगदान होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई बच्चा है वो अंतर्मुखी है। अपन व्यक्तित्व के जो संरचनाएं पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अपन कि अंतर्मुखता क्या होती है। कोई भी बच्चा है जो बिल्कुल अलग थलग रहता है बाकी बच्चों से, बिल्कुल शांत रहता है, अपने में मस्त रहता है, कम बोलता है, कम बदमाशी करता है। ठीक है, और मतलब बाहर जो है ना, बाहरी बच्चों से जो बाहरी जो सामाजिक वातावरण है उससे क्या करता है, कम अंतःक्रिया करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अंतर्मुखता। अब मान लीजिए कोई बच्चा, उसमें आनुवांशिकता से ही, आनुवांशिक रूप से ही अंतर्मुखता है। मान लो उसके माता पिता भी अंतर्मुखी रहे हो, इंट्रोवर्ट है, कम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा गुण आएगा, अंतर्मुखिता का। कौन सा गुण आएगा, अंतर्मुखता का। लेकिन मान लो उसको आप इस तरीके के वातावरण में रखो, इस तरीके के परिवेश में रखो जहां पर उसको क्या है, सामाजिक अंतः क्रियाएं करने का ज्यादा मौका मिले। जो सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं उनको करने का ज्यादा मौका मिले, तो वो बच्चा हो सकता है थोड़ा सा बहिर्मुखी होने लग जाए। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे हैं जो पहले तो गांव में रहते हैं, तो कम बोलते हैं, कम शर्माते हैं, और जैसे ही जयपुर निकलते हैं, भाई साहब, हो जाते हैं आर पार। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वहां पर जो जयपुर का उनको माहौल मिला, आसपास जो जयपुर की हवा लगी, तो वो उसमें इतने ढल जाते हैं कि उनका जो मूल व्यक्तित्व था ना, अंतर्मुखिता का, कम बोलना, शांत रहना, दबे कुछ दबे हुआ रहना, तो वो जैसे ही वहां लिखता है, तो वहां निकलता है, तो उसको मिलती है क्या, अपने को चाहिए क्या, फुल इज्जत, अपनों को चाहिए क्या, आज़ादी। ठीक है, तो वो वहां पर जाके थोड़ा सा क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। लेकिन मान लो यहाँ पर जैसे कोई छोटे कद का व्यक्ति है, छोटे कद का व्यक्ति है, तो उसको ये जो लंबाई है उसको उसके माता पिता से मिली है। लेकिन क्या उसको आप बहुत ज़्यादा पोषण दे दो, सुबह शाम पनीर खिलाओ, ठीक है, खूब बढ़िया अच्छी तरीके से उसको अच्छे अच्छे घी के पकवान खिलाओ, है ना, और उसको मान लो बहुत सारे लंबे व्यक्तियों के बीच रख दें, तो क्या उसकी लंबाई बढ़ सकती है क्या, बढ़ सकती है क्या दोस्तों। तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ सकती, एक सामान्य लंबाई होगी ना, वहां तक ही बढ़ेगी। लेकिन जब जहां तक उसके जो जीन है, जिसकी उसकी जो आनुवंशिकता ने जहां तक उसको निर्धारित किया है ना कि ये इतना ही बढ़ेगा, इतनी ही इसकी लंबाई बढ़ेगी, बस उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, आप उसको चाहे कितना अच्छा पोषण दे लो, लेकिन वो एक सीमा निर्धारित हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, सीमा। तो एक परिवेशी जो प्रभाव है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, ये क्या है कि यहाँ से यहाँ देखेंगे आप कि जो जीन है ना वो विकास की सीमा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, विकास की सीमा का निर्धारण। जैसे ये विकास की सीमा जीन आनुवंशिकता द्वारा तय की दी गई है। अब इसमें इसमें बच्चे का महत्वपूर्ण विकास यहाँ तक हो सकता है, चाहे उसको आप कितना ही अच्छा परिवेश उपलब्ध करा दो, लेकिन जहाँ तक उसकी जो लिमिटेशंस है, उसके जीन है, जो उसके जीन में ही नहीं है, वो कितना वो विकसित कर पाएगा, कितना उसका विकास हो पाएगा, परिवेश से भी कितना विकास हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक उसकी सीमाएं हैं वहां तक की विकास हो जाए, हो पाएगा। ठीक है, तो जो जीन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, विकास की सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लो कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति है, उसके माता पिता क्या है, खेल कूद में अव्वल है, मतलब खिलाड़ी है बच्चा, अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। ठीक है, तो अगर उस वो अपने बच्चों को खेल कूद का वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें फुल जो सीमा है ना वहां तक विकसित कर पाएंगे और उसमें अच्छा तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। किसी को अगर संगीत में किसी को संगीत के जीन मिले हुए हैं, संगीत, तो जैसे ही उसका आप संगीत का परिवेश दोगे तो उसका पूर्णतः विकास हो जाएगा। जैसे मान लो कक्षा का मॉनिटर चूज करते हैं अपन, कक्षा का मॉनिटर चूज करते हैं, तो आप कक्षा का मॉनिटर किसे चूज करोगे। जैसे मान लो आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन के जा रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको ये मौका मिले। देखिए बच्चों, अभ्यर्थियों, मेरे साथियों, जब आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन के जाओगे ना, तो वो एक अच्छे तरीके की जो अनुभूति आपको उस दिन होगी ना, मतलब आप अपना बचपन वापस जीने लगोगे, आपको जीने का एक जरिया मिल जाएगा। क्योंकि जीवन में सबसे बढ़िया अगर प्रोफेशन, सबसे बढ़िया कोई जॉब होती है ना, तो एक शिक्षक की होती है। क्योंकि ये मैं इसको जॉब नहीं कहना चाहूँगा, ये एक जिम्मेदारी होती है। क्या होती है, जिम्मेदारी।
जैसे एक वकील है, उसकी गलतियां एक फाइल में दब जाएगी, ठीक है। कोई इंजीनियर है तो उसकी गलतियां है ना, वो किसी पुल में दब जाएगी। कोई पुलिस वाला है, उसकी गलतियां कोर्ट में दब जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक शिक्षक की जो गलती है ना, वो आगामी 10 साल 50 साल बाद परिलक्षित होगी कि इस देश के शिक्षकों ने किस तरीके से काम किया है, बच्चों की नींव किस तरीके से मजबूत की है, ठीक है ना। तो आप जैसे अब जब जल्दी जैसे ही भर्ती आने वाली है, उसमें से आप बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी विद्यालय में जाएंगे और अपने डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे। तो कक्षा का जो मॉनिटर है, आप किस तरीके से चूज करोगे, जो अच्छा बोलता हो, एक उसमें नेता के गुण हो। आई बात समझ में? तो ये उसको कहाँ से मिले? हो सकता है उसके वातावरण ही ऐसा हो कि उसको क्या है, थोड़ा सा बहिर्मुखी बनाते हो। क्या बनाते हो? बहिर्मुखी। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ तक किसके बारे में चर्चा की? विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में किसकी? आनुवांशिकता की और परिवेश से उसके जो वातावरण है उसकी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन शुरू करते हैं विकास की अवस्थाओं की समग्र दृष्टि। विकास की अवस्थाओं की समग्र दृष्टि। देखिए दोस्तों, तो अपन ने यहाँ तक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से आनुवांशिकता और किसकी चर्चा की थी? परिवेश की। तो अब विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में अपन एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि क्या चीजें होती है। तो पहली जो अवस्था होती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे अपन कहते हैं गर्भधारण अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? गर्भधारण अवस्था। तो जैसे आप जानते हो कि माता पिता के संयोग से जो माता का जो अंडाणु होता है और पुरुष का जो पिता का जो शुक्राणु होता है, उससे क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। सभी जीवों में इसको निषेचन ही बोलते हैं, निषेचन। तो माता पिता के जो संयोग से जो एक बच्चे का जन्म होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो इस जो अवस्था होती है, इसको प्रसव पूर्व या गर्भधारण की अवस्था कहते हैं। विकास की परिभाषा में अपन ने पहले से ही लिख दिया था कि विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भधारण से शुरू होता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। थोड़े से फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं और वो अपने आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर विकास की अवस्थाओं से कोई प्रश्न बनेगा ना, तो यहीं से देखने को मिलेगा। तो कहाँ से होती है? गर्भधारण से जन्म तक, प्रसव पूर्व, जब तक प्रसव नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। औसतन होती है 40 सप्ताह की। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए आपको, परीक्षा में दे देगा 40 सप्ताह, 45 सप्ताह, 35 सप्ताह, 30 सप्ताह। तो औसतन कितने? 40 सप्ताह की गर्भकाल की अवधि होती है। ठीक है, इस दौरान बच्चे में आनुवांशिक और परिवेशीय दोनों जो कारक है उसके विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक और परिवेश से जो कारक है उसको प्रभावित करते हैं कि ये आनुवांशिक रूप से उसके माता पिता से उसको कौन से जीन प्राप्त हुए हैं, उसको परिवेश, उसको माहौल किस तरीके से मिल रहा है। जैसे माता है ना, उसको किस तरीके से माहौल मिल रहा है। जैसे देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। प्रसव पूर्व अवस्था में आनुवांशिक और परिवेशीय जो योगदान है ना, वो आप अपने महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ था, बता सकते हो? बहुत सौ के दिमाग में आ गया होगा, अभिमन्यु। अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जब गर्भ में था, उसकी माता के गर्भ में था, तब उसके पिताजी ने उसकी माताजी को चक्रव्यूह के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था दोस्तों? चक्रव्यूह के बारे में। अब ध्यान दो आप, है ना, मतलब प्रसव पूर्व बच्चा गर्भ में है और वो उसको ये जानकारी थी कि चक्रव्यूह को किस तरीके से तोड़ा जाता है। लेकिन वो क्या है, उसमें से बाहर निकलना नहीं जानता था, क्योंकि उस टाइम कहा जाता है कि जब अर्जुन ये कहानी सुना रहे थे उसकी माता को, सुभद्रा को, तो वो क्या है, सो गई थी। सो गई थी तो बच्चा भी सो गया अंदर, ठीक है, गर्भ में। तो वो क्या है, चक्रों में घुस नहीं समझ पाया और चक्रव्यूह को चक्रों में से निकलना नहीं समझ पाया। तो देखो, उसके जो उसको ये समझना ध्यान से कि जो वो प्रसव पूर्व गर्भधारण में ही अगर चक्रव्यूह को भेदना सीख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पिता की आनुवांशिकता, उस आनुवांशिक जो जीन है उस वो भी उसके अंदर लिप्त है, वो भी क्या है, उसमें समावेशित है। और जो परिवेश है उसका,
क्या है उसका परिवेश, जैसे उसकी माता है, उसके पिता है, उसके आसपास का वातावरण है, तो वो दोनों किस में योगदान दे रहे हैं, बालक के विकास में। तो उस जैसे उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेजना सीख लिया था, तो ये किसका कारण है, आनुवांशिकता और परिवेश, किसका, परिवेश का। ठीक है। तो प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है उसमें विकास होता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, या थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, माँ की आयु पर। किस पर, माँ की आयु पर। जैसे मान लो अभी जो, अभी इस तरीके से जो अपने देखते हैं अपन समाज में, अभी क्या है, करियर को लेकर इतने भाग दौड़ रहती है कि अपन जैसे शादी की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, लगभग 30 वर्ष है ना, जो शादी की उम्र हो गई है। लड़के लड़की किस उम्र में जाके विवाह करते हैं, 30 उम्र। और वो कब जाके बच्चा पैदा करने की सोचते हैं, 35 वर्ष में। अब सोचिए, क्या 35 वर्ष तक माता और पिता दोनों की बॉडी इतनी यंग, इतनी जवान रह सकती है क्या? उनके अंडाणु और शुक्राणु इतने मजबूत हो सकते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे, एक मजबूत बच्चे को जन्म दे पाए? संभावना कमी लगती है। ठीक है। तो माता की आयु, पिता की आयु किसी की बच्चे के विकास में क्या करती है, योगदान देती है। उसके पोषक आहार होते हैं, वो भी इसमें योगदान देते हैं, किस तरीके को उसको आहार मिल रहा है। एक सांवेगिक स्थिति, आप बच्चे की माँ को किस तरीके से ट्रीट करते हो, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हो। ठीक है। अगर आप उसके साथ क्रोध का, गुस्से का, मारपीट का व्यवहार कर रहे हो, तो उसका विकास, उसका जो प्रभाव है ना, वो बच्चे पर भी पड़ेगा। हो सकता है वो भी आपके जैसा ही बिल्कुल क्रोधी स्वभाव का और इस तरीके का पैदा हो। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है उसमें आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अपन ने विकास की जो प्रथम अवस्था है, प्रसव अवस्था, उसकी शुरुआत कर दी है, और इसके बारे में जो बाकी चर्चा है अपन कल करेंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।